एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो के अंदर ये जो ES6 फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट था उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज से रिलेटेड, जिसके अंदर हम बेसिकली ये वाला पार्ट को कवर किए थे। एंड सेकेंड वीडियो के अंदर हमने लूप से लेकर स्ट्रिंग तक को कवर किए थे। और हमारा थर्ड वीडियो का टारगेट है कि ES6 का फीचर्स के अंदर जो भी ये टॉपिक है इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको पहले मैं समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन है। तो देखो, एरो फंक्शन का मतलब होता है, एरो का मतलब क्या होता है, ये आपका एरो है और एरो और आपका नॉर्मल फंक्शन होता है। तो एरो प्लस फंक्शन मिलके आपका बनता है एरो फंक्शन। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा VS कोड के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं, देन CD करके जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम चले जाएंगे। देन अगेन हम यहाँ से क्लियर करेंगे एंड अब क्या करेंगे कि हम एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है जिसका नाम हम यहाँ पे ग्रीट देते हैं। ठीक है, हमने इसका नाम दिया ग्रीट और यहाँ पे हम क्या करते हैं, console.log करके यहाँ पे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा, देन कंट्रोल S से सेव किया एंड आफ्टर दैट हम इसको क्लियर करेंगे एंड यहाँ पे नोड JS बेसिक 2.js करेंगे। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कुछ नहीं मिला बिकॉज हमने इसको कॉल नहीं किया था। तो अब हम अगर यहाँ से इसको कॉल करेंगे तब हमारे पास आउटपुट के अंदर हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा। यू सी कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ, यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो फंक्शन हमने राइट डाउन किए हैं इसको कैसे हम वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको हम कैसे एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो 3 कीवर्ड होता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, सबसे पहले लेट, वेर एंड हमारा यहाँ पे एक और जिसको लिखे हमने कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करके और जो हमारा फंक्शन का नेम है सेम फंक्शन का नेम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन हम ये वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे एंड उसके बाद ये एरो ऐड करेंगे एंड देन हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन का नेमिंग है इसको आपको कॉपी करके आपको इसको एज इट इज वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट कर देना है। देन आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। दिस इज द फंक्शन नेम के मतलब जो आपको ब्रैकेट बोलते हैं वो ब्रैकेट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन दिस इज द एरो फंक्शन बोलते हैं हम, एरो फंक्शन जो होता है एरो को हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे एंड यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट को हम ऐड कर देंगे। और बाकी आप जो सेम मतलब कि हेलो वर्ड लिखे थे ना वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एरो फंक्शन हो गया जिसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस एरो फंक्शन को नॉर्मल वे में कॉल करना है तो आप इस तरह कॉल कर सकते हैं, सेम आप कॉल करेंगे। तो बट हमने क्या किया है कि ये दोनों फंक्शन का नेमिंग सेम कर दिया है, तो हमको इस केस में इशू देखने को मिल सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका नेम ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब हम इन दोनों को रन कराएंगे तो हमारे पास दोनों केस में मतलब हेलो वर्ड और हेलो वर्ड देखने को मिला। अब एक बात बताना कि अगर लेट सपोज हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर चुके हैं, लेट सपोज अगर हम यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड ऐड कर दिए, तो क्या इस केस में एरर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड मतलब कि आपको ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए, तो इसलिए ये इशू करेगा। तो इसलिए यहाँ से मतलब हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर दिया। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट रख सकते हैं याद कि जब हम नॉर्मल फंक्शन से एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को, तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन कीवर्ड होता है उसको रिमूव करते हैं। देन हमारा जो वेरिएबल कीवर्ड होती है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऐड किया है। और एक चीज यहाँ पे हम एरो फंक्शन भी ऐड करते हैं एंड इसको कुछ इस तरह हम क्रिएट करते हैं। तो आप इसको मतलब एक सिंटेक्स में ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको जैसे ये एंड ये दोनों में क्या डिफरेंस है। जब दोनों 3 लाइन का यूज करके कोड को राइट डाउन कर रहा है, ये भी 3 लाइन का यूज करके कोड को राइट डाउन कर रहा है। क्या हम इस कोड को सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए जरूर करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, कांस्टेंट ग्रीट 3। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रीट 3 यूज किया और यहाँ पे
इसको एक लाइन में राइट डाउन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कहने का कि आप ये वाला ब्रैकेट भी एरो फंक्शन के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। इसको आप सिंगल लाइन के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो देन आप इसको ग्रेड 3 का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो इस केस में भी आपको आउटपुट के अंदर हेलो वर्ड दिखने को मिलेगा। मतलब ये कहने का कि नॉर्मल फंक्शन को आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिला कि एरो फंक्शन का यूज करने से हम उसको मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ऐड करते हैं 2 नंबर का, सम ऑफ 2 नंबर का एग्जांपल लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करके मैं आपको बताऊंगा, और इसके अंदर हम मतलब यहाँ पे नो पैरामीटर वाला ही केस ले रहे हैं। यहाँ पे हम लेते हैं लेट सपोज कि लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है। और उसके बाद लेट बी इक्वल टू 30 एंड यहाँ से हम रिटर्न करते हैं a प्लस बी को, ठीक है। एंड जब हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सम फंक्शन को, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आएगा दोनों नंबर का सम, बट हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है। CLG प्रिंट कराते हैं, इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सम है ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, देन आउटपुट के अंदर हमारे पास आउटपुट के अंदर आएगा इन दोनों नंबर का सम, 10 और 20 का सम आ जाएगा हमारे पास आउटपुट के अंदर। तो ये हमने नॉर्मल फंक्शन का यूज करके बताया। लेट सपोज हम इसको एक सिंगल लाइन में करने का कोशिश करता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? सिंगल लाइन में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट सम, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि 2 नंबर है हमारे पास, लेट ए इक्वल टू 10, ठीक है, एंड लेट बी इक्वल टू 20। बट ये हमारा आई थिंक ये एक लाइन के अंदर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हम इसके अंदर 2 वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, एंड 2 वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद हम इसके आउटपुट को मतलब यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन का टाइप आती है जिसका नाम होता है पैरामीटर। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि एरो फंक्शन को आप किसी भी फंक्शन को, एरो फंक्शन को ही नहीं, किसी भी फंक्शन को आप 2 तरह से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला जो आप नो पैरामीटर वाला एक कंसेप्ट होता है, नो पैरामीटर वाला फंक्शन, जिसको हमने ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। अभी मैं आपको बताया था जिसके अंदर हम कोई पैरामीटर नहीं पास करते हैं, जिसको एज ए आर्गुमेंट भी बोलते हैं, वो हमने यहाँ पे पास नहीं किया। सेकेंड, हम यहाँ पे ये भी यूज करने के अंदर आप यहाँ पे यूज करते हैं पैरामीटर फंक्शन, ठीक है। पैरामीटर फंक्शन मतलब कि आप उसके अंदर कोई पैरामीटर पास करके आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल को नॉर्मल फंक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था, तो ये जो दोनों नंबर है इसको मैं एज ए आर्गुमेंट भी भेज सकता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं इसको नंबर 1 एंड नंबर 2 पास कर दिया, ठीक है। और जब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो इसको नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो हमारा नंबर 1 प्लस नंबर 2 हो चुका, और नंबर को मैं यहाँ पास कर सकता हूँ। लेट सपोज हम 10 एंड 20 पास कर दिए, देन हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं, देन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, बिकॉज 10 और 20 का जब हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, 30 आ जाएगा। अब एक चीज़ है, क्या हम इसको एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कांस्टेंट सम और 2 नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट सपोज ए एंड बी, उस नंबर को हम डिफाइन कर दिए और यहाँ पे रिटर्न कर, तो ये हमारे पास आउटपुट के अंदर आ जाएगा। और ये सम के अंदर हम 2 नंबर को पास करते हैं 10 और 20, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 30 ही प्रिंट होगा। बट यहाँ पे एक इशू देखने को मिला कि सम इज ऑलरेडी डिफाइन, इसलिए ये इशू आया क्योंकि हमने यहाँ पे सम नाम से 2 फंक्शन को एक ही नाम से डिफाइन नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 1 लेते हैं, देन इसको 1 मारते हैं, एंड देन हम यहाँ पे नहीं, इसको सम नाम रहने देते हैं, एंड इसको हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने इंटर मारा, एंड देन हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लियर करके और एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर दोनों फंक्शन से सेम ही रिजल्ट देखने को मिला, दैट इज द 30। अब देखो एक चीज़ है कि आप किसी और एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, राइट।
अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक एग्जांपल से यूज करके सिर्फ फंक्शन का कंसेप्ट समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप अपना हिसाब से कोई और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं या आप प्रैक्टिस शीट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको ये वीडियो के बाद प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए उसको आप फॉलो करेंगे, उसमें मैं अच्छा-अच्छा क्वेश्चन को ऐड कर दूँगा, जिससे आपको क्या होगा कि पूरा कंसेप्ट फेज़ 1 का जो भी कंसेप्ट है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का, वो आपको वहाँ पे कवर हो जाएगी और अच्छे से आप रिवीजन भी कर लेंगे। ये ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ए एंड बी को पास किया एंड देन हम यहाँ पे सीएलजी कर देंगे या सीएलजी कर सकते हैं या रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न ही कर देते हैं। तो हम यहाँ पे या रिटर्न करने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पे ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है? मैंने किया और जब यहाँ से सीएलजी करके सम 2 को यहाँ पे कॉल करेंगे, देन हम यहाँ पे 10 एंड 30 को पास करेंगे, ठीक है? हमने 10 एंड 30 को पास किया, देन हम यहाँ से इसको जब हम रन कराएँगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर 10 और 30 का 40 आ गया। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखा सकता हूँ, जब हम नॉर्मल फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, बट हम इसी को सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया यूजिंग एरो फंक्शन, तो वहाँ से भी हमने एरो मतलब रिटर्न कीवर्ड को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो ये एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, एक एरे के ऊपर, ठीक है, एक एरे ले लेते हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज हमारा ये नम्स नाम से एक एरे है, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ नंबर्स स्टोर करते हैं। लेट्स सपोज 10 है, 20 है, देन 30 है, उसके बाद 40 है, 50 तक हम इस नंबर को यूज कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे नम्स के ऊपर फॉर ईच लूप चलाएंगे और यहाँ पे एरो फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें क्या है, इसका यूज करने का मतलब ये है कि हम जो ये नंबर के अंदर जितने भी मतलब ये नंबर स्टोर है ना, इसको 1 बाय 1 लेके ये प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे हम नंब ले लेंगे और यहाँ पे एरो फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो आपको कितना आसानी हो चुका है। यहाँ पे एक ये फंक्शन ही है, ये जो हमने राइट डाउन किया ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं इस नम फंक्शन का नाम प्रिंट नम, ठीक है? इसका नाम लिख सकते हैं प्रिंट नम और इसके अंदर हमारे पास एक नम आएगी, ठीक है? और हम क्या कर सकते हैं, इसको सीएलजी करके यहाँ पे नम को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है? तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अब इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट करके, ठीक है? तो हम यहाँ से कट करके यहाँ पे पहले इसको डिफाइन करते हैं, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट नम को कॉल करके और इसके अंदर नम को पास कर देते हैं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक एरर आया दैट सेज कि नम इज नॉट ए डिफाइन, मतलब ही सेज कि नम इज नॉट ए डिफाइन। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, तो देखो यहाँ पे हम ये चीज़ मिसिंग किया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम नम ले लेंगे, ठीक है, और ये एरो का यूज करेंगे। देने अब ये कि ये भी तो एक कॉल बैक फंक्शन है ना, और कॉल बैक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सीरीज के अंदर, ठीक है? तो ये जो है ना, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है? ये जो हम यूज कर रहे हैं ये भी हमारा एरो फंक्शन है, जो फॉर ईच के अंदर हम यूज करते हैं रियल यूज केस के अंदर। तो ये आपका एरो फंक्शन है, यहाँ पे भी हम नम को प्रिंट करा लेंगे। जो फॉर ईच का सिंटेक्स होता है सेम होता है, ये आपका एरो फंक्शन यूज करता है, ठीक है? और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट के अंदर देखने को मिलेगा जो एरे के अंदर नंबर स्टोर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? तो इस तरह हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं विदाउट पैरामीटर्स एंड विथ पैरामीटर्स, ठीक है? आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा, जब जिसको मतलब मैं प्रैक्टिस शीट के अंदर कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको यूज करके आप अगर कर लेते हैं तो आपको एरो फंक्शन का जो भी कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा फंक्शन जो है ना, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डी स्ट्रक्चर। अभी डी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, बट हमने स्ट्रिंग का जब कंसेप्ट पढ़ा था उस समय भी मैं आपको बताया था डी स्ट्रक्चर के कंसेप्ट के बारे में, बट हम यहाँ पे भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? डी स्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट इन जावा स्क्रिप्ट, राइट?
सो डीस्ट्रक्चरिंग इन कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एरे एंड ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, क्या करते हैं, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट मतलब उसके वैल्यू को एक्सट्रैक्ट यानी कि लेते हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो मैक्सिमम केस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर से ही करने को मिलेगा, एरे के अंदर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर से ही मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला इसका अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताऊंगा विदाउट यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, विदाउट यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। एंड साथ में बताऊंगा आपको जब आप यूजिंग कर रहे हैं डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट, तब कैसे आप किसी वैल्यू को डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से। थर्ड के अंदर हम समझेंगे रीनेम। ठीक है, रीनेम द वैल्यू। ठीक है, रीनेम द वैल्यू या वेरिएबल नेम। ठीक है, उसके बाद फोर्थ के अंदर हम डिफ़ॉल्ट का भी केस समझेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इसका एग्जांपल हम विदाउट डीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं, उसको हम डीस्ट्रक्चरिंग का यूज करके करेंगे। उसके बाद रीनेम वेरिएबल क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, डीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट क्या होता है। बेसिकली इसको हम यूज करते हैं वैल्यू को डीस्ट्रक्चर यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट या एरे के अंदर से। ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम केस में एरे के अंदर से ही हम किसी वैल्यू को मैक्सिमम केस में हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से ही वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एरे के अंदर हम नहीं करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले एग्जांपल के अंदर समझेंगे विदाउट यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, बगैर मतलब डी स्ट्रक्चर यूज किए कैसे हम वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से, उसको समझेंगे। देन यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। रीनेम द वेरिएबल क्या होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। ये 4th नंबर है ना कि 5 नंबर है। हमने इसको कंट्रोल एस से सेव नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट नाम से। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट नाम से एंड उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। लेट सपोज हम इस स्टूडेंट का नेम स्टोर करते हैं। उसके बाद इस स्टूडेंट का हम यहाँ पे ईमेल स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ईमेल स्टोर कर लिया एंड साथ में हम इसका सिटी स्टोर करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे सिटी को स्टोर कर लिया, जिसका सिटी लेट सपोज दिल्ली या नोएडा जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। हम इसको अगर CLG करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आएगा, ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आएगा आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। अब बात आती है कि इसको हम विदाउट यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग कैसे इसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आपको ऑब्जेक्ट के अंदर भी बताया था कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट से यूज करके आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द डॉट। ठीक है, CLG किया। उसके बाद जो हमारा स्टूडेंट है इसके अंदर आपको जो भी वेरिएबल को आपने सेट किया होगा, जो भी वैल्यू होगा उसका, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डाटा स्टोर होता है वो की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेम के साथ उसका नेम का वैल्यू है, ईमेल के साथ उसका वैल्यू है, सिटी के साथ उसका वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से नेम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप ऑब्जेक्ट का नेम देकर डॉट करेंगे तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी मतलब होगा कि वो सजेस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सिटी, नेम, ईमेल ये सब शो हो रहा है। तो आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे नेम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम नेम को इंटर मारने के बाद आउटपुट के अंदर हमारे पास सिर्फ नेम आएगा। क्या हम इसका वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने आपको कवर कर चुके हैं ऑब्जेक्ट वाले सीरीज के, मतलब वो पिछले वीडियो के अंदर। तो वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। लेट सपोज यहाँ में हमने नेम को अपडेट कर दिया एंड अगेन हम यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है हमारा स्टूडेंट का वो प्रिंट कराएंगे। तो हमारे पास आउटपुट के अंदर देख सकते हैं इसका नेम यहाँ पे अपडेट हो चुका है।
और एक बात आ रही है, क्या हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई न्यू की को ऐड कर सकते हैं और उसका वैल्यू भी ऐड कर पाएंगे कि नहीं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ऐड कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप बताइएगा कि कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो ये आप देख लेना। तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है कि विदाउट यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट किसी भी वैल्यू को कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ये सब चीज़ मैंने समझा। अब बात आती है यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको क्लियर किया एंड लेट्स सपोज हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं और जो वैल्यू आपको चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर से उसका की पास करते हैं। तो हमने इसके अंदर नेम एंड ईमेल वाले की के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करेंगे और साथ में हम यहाँ पे कंसोल करके नेम एंड ईमेल को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो आउटपुट के अंदर आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नेम एंड ईमेल इसका आउटपुट के अंदर आ गया। ठीक है, और बात करते हैं कि आप इसी तरह डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कितना भी बड़ा वैल्यू हो, वो मतलब कितने भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से जो एक स्पेसिफिक वैल्यू को आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो रियल यूज केस आपको समझ में आएगा जब आप बैकएंड के अंदर जब आप बैकएंड के अंदर ये कंट्रोलर या बिजनेस लॉजिक राइट डाउन करेंगे, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से जब हम किसी भी वैल्यू को डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं तब इसका रियल यूज केस आपको महत्व समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया रीनेम वेरिएबल क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने इसको एक्सेस किया था, इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड इसके बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने इसको कमेंट कर लिया। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम को डीस्ट्रक्चर किया था, तो हम यहाँ पे ये भी एक ऐड कर सकते थे फर्स्ट नेम। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, रीनेम कर रहे हैं जो ओरिजिनल आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जो भी हमारा ओरिजिनल ये नेम है ना की का, उसको हम यहाँ पे मतलब रीनेम कर रहे हैं। और जब हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो हम आसानी से फर्स्ट नेम को एक्सेस कर सकते हैं और साथ में ईमेल को एक्सेस कर सकते हैं, जो हमारा ईमेल है। जैसे कि हमने ईमेल को भी एडिट किया था, तो जब हम आउटपुट के अंदर सेम आपको आउटपुट दिखेगा। लेट्स सपोज हम यहाँ पे CLG करते हैं और नेम को प्रिंट कराते हैं, सिर्फ जो हमारा की है क्या इसके आउटपुट के अंदर आएगा नेम इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज हम क्या किए हैं कि इस नेम को रीनेम कर दिया फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, तो ये आपका रीनेम का कंसेप्ट होता है। और एक चीज़ और है जो कि डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर रहे थे नेम। ठीक है, हमने नेम को डीस्ट्रक्चर कर रहे थे और साथ में ईमेल को डीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, लेट सपोज इसके अंदर इसका सिटी है और इसके अंदर हम इसका एज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एज को 24 ऐड करते हैं और साथ में इसको हम कहाँ से, स्टूडेंट के अंदर से। तो जब हम यहाँ पे CLG करेंगे नेम को एंड उसके बाद CLG करेंगे ईमेल को, हम यहाँ पे कॉमा मतलब टर्मिनेटर ऐड करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेट सपोज हम यहाँ पे CLG करते हैं एज को, तब हमारे पास जो आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेट सपोज हम यहाँ से इसको क्लियर करते हैं, देन हम इसको रन कराएंगे तो आपको आउटपुट के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि आप कोई भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू वेरिएबल के साथ वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट को भी समझ लिया। जैसे कि सबसे पहले विदाउट यूजिंग डीस्ट्रक्चरिंग उसको भी हमने समझाया मैं आपको अच्छे से, एंड यूजिंग डीस्ट्रक्चर इसको भी मैंने आपको बता दिया। रीनेम विद द वेरिएबल को कैसे आप रीनेम कर सकते हैं उसको भी मैंने आपको बताया, और साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसको भी मैंने यहाँ पे आपको कवर करके दिखा दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड टॉपिक था इस वीडियो का उसको भी हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, दैट इज़ द डीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट। ठीक है, और साथ में हमारा लास्ट यानी और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सेपरेट ऑपरेटर। अब इसको नेक्स्ट हम समझते हैं। ठीक है, सेपरेट ऑपरेटर क्या होता है इसको समझते हैं। सेपरेट, ठीक है, ऑपरेटर क्या होता है इसको अब हम बेसिकली सेपरेट ऑपरेटर को हम यूज करते हैं 3 डॉट से, इसी को बोला जाता है रीसेट ऑपरेटर, जिसको हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट ऑपरेटर है जिसको हम आगे कवर करेंगे, बट सेपरेट ऑपरेटर जो होता है उसको हम 3 डॉट से
आपको यूज करते हैं, ठीक है। और रीसेट को भी हम 3 डॉट से यूज करते हैं। तो इसको बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे एक नंबर्स का एरे क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमारे पास ये एक एरे है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास इसके अंदर वैल्यू स्टोर है ना, इसका अगर हमको कॉपी क्रिएट करना है, इसका हमको अगर कॉपी क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट अप्लाई करेंगे और साथ में हम यहाँ पे अपना जो एरे का नाम है उसको पास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। हम इसको यहाँ से कमेंट कर लिए, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। और आपको बताता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे हमने एक नंबर्स नाम का वेरिएबल डिफाइन किया जो कि एरे ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं, और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं 10, 20 एंड देन 30 एंड साथ में 40 एंड 50 हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे CLG करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे CLG करते हैं और इसको 3 डॉट का यूज करेंगे, दैट इज द सेपरेट। और जब हम इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारे पास इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, इसका ये कॉपी बना और आउटपुट के अंदर आपको एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो चुका। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास 2 एरे को मर्ज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे नंबर से, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे हम इसको स्ट्रिंग सेट करते हैं, ठीक है। इसको हम स्ट्रिंग सेट करते हैं और इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर देते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे खालिद ऐड कर देते हैं और यहाँ पे कोडर ऐड करते हैं। खालिद का नेम गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऐड करते हैं नल, ठीक है। तो हमने ये 3 वेरिएबल ऐड किया एंड जब हम इन दोनों को मर्ज करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं इसका कॉपी, फिर इसका कॉपी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमारा जो स्ट्रिंग है इसका हम कॉपी क्रिएट कर दिए, तब क्या होगा, पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये कंटिन्यू प्रिंट होगा। जैसे कि अगर आउटपुट के अंदर देखेंगे तो हमारा एरे के अंदर जो भी एलिमेंट है वो पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होके मिलेगा। तो ये होता है आपका सेपरेट ऑपरेटर, ठीक है। और एक बात है, क्या हम ऑब्जेक्ट को इसका कॉपी बना सकते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये काम करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट नाम से और उसके बाद इसके अंदर हम नेम को स्टोर करते हैं, ठीक है, ये नेम हो गया। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर ईमेल को स्टोर करते हैं, तो ये हमारा ईमेल हो गया, ईमेल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे CLG करते हैं एंड यहाँ पे 3 डॉट का यूज करते हुए स्टूडेंट को कॉल करते हैं, जो कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है। जब हम यहाँ पे रन कराएंगे तो ऑब्जेक्ट के केस में हमारे पास आउटपुट दिखाई दिया, डेट सेज के सेपरेट सिंटैक्स रिक्वायर्ड आइटरेबल सिंबल आइटरेटर टू बी ए फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि जब हम इसको ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने का कोशिश किया ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमने सेपरेट के ऊपर डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है तो आप डॉट का यूज कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हाउ टू कैन अप्लाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन सर्च करते हैं, कैन अप्लाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ गूगल से, यस यू कैन एब्सोल्युटली यूज ए सेपरेट ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट इक्मा स्क्रिप्ट, यानी कि ES6 वाला फीचर जो है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का ये यूजर कॉपी बना के तब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर तो अप्लाई हो रहा है। लेट सपोज अगेन हम ट्राई करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो नहीं अप्लाई कर सकते, कैन इनडायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे कॉपी स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉपी स्टूडेंट, ठीक है, हमने यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और कैसे, अच्छा, उसको मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट को हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, देन यहाँ पे CLG करके फिर हम यहाँ पे कॉपी स्टूडेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जिस तरह, यानी कि ये एरे था तो आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, बट आपको ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर ही कॉपी करके तब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो आपको आउटपुट के अंदर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आपका प्रिंट हो चुका। लेट सपोज हम इसके अंदर कोई न्यू वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे सिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो क्या हम सिटी का वेरिएबल मतलब की एंड वैल्यू ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये हमारा होम टाउन का सिटी है जो कि मोतिहारी है, जिसको मैंने ऐड किया तो हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो आउटपुट है वो इस तरह दिखने को मिला। तो ये हमारा सेपरेट ऑपरेटर होता है, ठीक है। और इसी को बोला जाता है रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैं आगे इसको डिस्कस करते हैं
यहाँ पे आपको दिखाई देगा, दैट इज द रीसेट ऑपरेटर। देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट ऑपरेटर है या रेस्ट ऑपरेटर है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, आप यूज करेंगे तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे, इसको मैं एक अनेक एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर दिए, हमने इसको कमेंट किया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट क्रिएट करेंगे और कांस्टेंट ले लिए और उसके बाद हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं। लेट सपोज num1 एंड जिसका वैल्यू हम यहाँ पे 30 स्टोर कर लिए। उसके बाद कांस्टेंट लेते हैं num2 जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं 40। ठीक है, हमने यहाँ पे दो लिया जिसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। उसके बाद हम ये इसके ऊपर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उस फंक्शन का नाम देंगे सम, और इसके अंदर रीसेट ऑपरेटर का यूज करते हुए नंबर्स का हम यहाँ पे कॉल करेंगे। एंड देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, num1 जो हमारा num1 है और जो num2 है, इस नंबर्स के अंदर से हम डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, हम नंबर्स के अंदर से डी स्ट्रक्चर कर लिया, देन इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे num1 एंड प्लस num2 को। ठीक है, हमने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये रीसेट ऑपरेटर का हमने यूज करके ये जो दो नंबर आ रहा है इसको यहाँ पे हमने सेंड किया। ठीक है, और इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं और साथ में इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो जब हम इसको आउटपुट के अंदर कॉल करेंगे, लेट सपोज यहाँ पे सम, यहाँ पे लेट आंसर इक्वल टू सम को कॉल करते हैं और इसके अंदर num1 को एंड साथ में num2 को हम पास करते हैं। ठीक है, और CLG कर लेते हैं आंसर को। तो क्या आउटपुट के अंदर हमारा आंसर प्रिंट होगा कि नहीं? आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करना, देन आउटपुट बताना। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट के अंदर आएगा NaN, मतलब हमने यहाँ पे कुछ मिसिंग किया। आई थिंक सिंटेक्स के अंदर ही कुछ ना कुछ मिसिंग है, क्योंकि हम जब कोड किया है ना, ये कोड सही होगा बट सिंटेक्स के अंदर माइनर कहीं पे इशू होगा, तभी ये आउटपुट के अंदर NA आ रहा है। दैट सेज कि नॉट ए नंबर, जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा एक नंबर नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए AI का हेल्प ले सकते हैं आप चाहे तो, और अपना गूगल के ऊपर भी इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका AI रिव्यू करके उसका आउटपुट भी सेंड कर सकता है। जैसे कि इसने बोला कि द आउटपुट ऑफ योर कोड विल नॉट ए नंबर का कर रहा है। ठीक है, वो तो समझ गया मैंने। वाई दिस हैपन, द रीसेट पैरामीटर व्हेन यू पास 30 एंड 40 इनटू सम num1 एंड num2, द रीसेट पैरामीटर पैक देम इनटू स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट एरे फॉर्म में, इसको एरे के फॉर्म में पैक करता है। In correcting destructure inside the function, you attempt use object destructuring, जो हमने destructure किया वो ऑब्जेक्ट ऊपर अप्लाई कर दिया है। यही यहाँ पे ये लाइन का मतलब है। जावास्क्रिप्ट एरे यूज न्यूमेरिक इंडेक्स, आपको अगर उसको यूज करना है तो न्यूमेरिक इंडेक्स से आप आसानी से यूज कर सकते हैं एज ए की, not a named properties, because the properties num1 num2 do not exist in the array। ठीक है, both variable are undefined मैथ ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको अनडिफाइंड प्लस अनडिफाइंड इवेलुएट नॉट ए नंबर, सो ही सेज कि हाउ टू फिक्स, मतलब यहाँ तक हमारा तो हमको तो समझ में आ गया कि जब हम वो डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, वो डीस्ट्रक्चरिंग करते समय हमारे पास जो num1 के अंदर जो भी वैल्यू है, num2 के अंदर नॉट ए नंबर यानी अनडिफाइन आ रहा है, अगर इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास नॉट ए नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसने यहाँ पे सोल्यूशन भी बताया है। अगर आपको नंबर्स के अंदर से num1 num2 को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए आप एरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, तब आपको आउटपुट के अंदर 70 देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 70। तो ये आपका होता है रीसेट ऑपरेटर। ठीक है, रीसेट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको कोई आउटपुट यानी कोई नंबर अपडेट करते हैं, जैसे कि इसको आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जब प्रोफाइल डैशबोर्ड का कंसेप्ट होता है बैकएंड के अंदर, जब कोड हम राइट डाउन करते हैं तो वहाँ पे कोई यूजर अपना एक स्पेसिफिक सेक्शन को कुछ वैल्यू को अपडेट करना चाहता है, तब हम यहाँ पे सेपरेट या रिसेट में से कोई एक को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको प्रीवियस का एक कॉपी बनाना पड़ता है, प्रीवियस जो ऑब्जेक्ट है या एरे है उसको एक कॉपी बनाना पड़ता है। देन हमारे पास न्यू का एक जो इनपुट आ रही है उस दोनों को मिस मैच करने के बाद जिसको अपडेट करना होता है उसको अपडेट करने के बाद डाटा को हम सेव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों कंसेप्ट को आसानी से दोनों का यूज करते हैं। अब हमारा आता है टेम्पलेट लिटरल बैकट्रिक जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट
लिटरल क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो ये बैकटिक होता है, इसको बोला जाता है टेम्पलेट लिटरल या बैकटिक। अगर आपको इसको ऐड करना है तो टैब के ऊपर 1 के साइड में जो आपको ये दिखाई देगा, ये आपका बैकटिक होता है या टेम्पलेट लिटरल होता है। बेसिकली हम इसको यूज करते हैं अगर आपको एक सिंगल लाइन में या एक सेंटेंस को प्रिंट कराना है, कंसोल लॉग कराना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आउटपुट के अंदर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पे ऐड करता हूँ नेम, ठीक है। लेट सपोज नेम यहाँ पे हमने ऐड किया, इसका वैल्यू है खालिद, ठीक है। और जब हम यहाँ पे खालिद है इसका वैल्यू, तो जब हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, CLG करेंगे, तो आप कैसे लिख सकते हैं। लेट सपोज लिखना हो एक सेंटेंस, माय नेम इज MD माय नेम इज खालिद, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करना हो, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड करना हो, माय नेम इज खालिद, ठीक है। ये सेंटेंस ऐड करना हो तो विदाउट यूजिंग टेम्पलेट लिटरल, तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे माय नेम, ठीक है, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। माय नेम आप प्लस का यूज करते, फिर आप यहाँ पे क्या करते, नेम को ऐड करते, तब आपको आउटपुट के अंदर यहाँ पे एक सेंटेंस देखने को मिलेगा, माय नेम इज MD खालिद, खालिद, ठीक है। उसके बाद अगेन CLG करेंगे, तो बैकटिक का अगर आप आसानी से यूज करते हैं तो इसको आप प्लस और का ऑपरेटर यूज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, नेम इज और डॉलर आपको ऐड करना है, इस ब्रैकेट का यूज करना है। देन आप जिसको भी ऐड करना है, जैसे नेम को ऐड कर सकते हैं तो माई नेम इज आप ऐड कर सकते हैं नेम, एंड तब आपको आउटपुट के अंदर सेम दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको इस तरह बैकटिक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ का यानी कि प्लस का यूज नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्ट इसी लाइन के अंदर यूज कर लिए। और एक आता है आपका मल्टी लाइन, ठीक है। मल्टी लाइन यानी कि ये जो होता है ये वाला, तो आप इसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि CLG करेंगे और यहाँ पे आपको आउटपुट देखना है कि हेलो, और उसके बाद 3 का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और यूज कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट आई थिंक इसको मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। तो अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट को सर्च करके गूगल पे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप भी खुद को ट्राई करने का कोशिश कीजिए, जो बेसिक सा मतलब हो सकता है जिसका यूज करते हुए हम बैकएंड का स्टडी करने वाले हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के लिए, उसको हमने यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फेज 1 कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारा कंसेप्ट को सीखा, ठीक है। और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीट जो है वो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि देखो प्रैक्टिस सेट बनाने का मतलब हुआ कि उसके अंदर बहुत सारा ऐसा मतलब क्वेश्चन होगा जो कि आप उसका कंसेप्ट पढ़े ही नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको अभी तक नहीं प्रोवाइड किया था, बट आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी, बिकॉज हम बहुत सारा कंसेप्ट अभी तक स्टडी कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन होगा जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस फेज 1 से रिलेटेड, यानी कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी आपको कंसेप्ट होगी उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा कंसेप्ट हमने इसके अंदर कवर किया, जैसे वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करता है, लूपिंग क्या होती है, कैसे काम करता है, फंक्शनल क्या होता है, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ESC फीचर्स का क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है, इस सबको हमने डिटेल में कवर किया। अब हमारा बात आती है, ये जो फेज 1 का प्रोजेक्ट सेक्शन है यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कैलकुलेटर मिलेगा, ठीक है। इसका फ्रंट एंड पार्ट भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, UI पार्ट, और साथ में इसका जो जावा स्क्रिप्ट का से रिलेटेड जो भी लॉजिक है उसको हम यहाँ पे बिल्ड करते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई देखो, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कंटेंट को खुद से प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कहीं से कॉपी करके भी नहीं बताता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको खुद से प्रिपेयर करता हूँ, साथ में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप जब तक सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं,
और अगर आपको कहीं भी डाउट है ना किसी टॉपिक से रिलेटेड, जब अभी तक हमने फंडामेंटल का जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कंसेप्ट पढ़ा है, इसमें कहीं भी दिक्कत है ना तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपना फीडबैक भी कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो आपसे मिलते हैं प्रोजेक्ट वाले सेक्शन, सो आपसे मिलते हैं प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ।